नमस्कार, स्वागत है बात विभाग में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ बात विभाग में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के एक ऐसे मंत्री जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। शहर और गांव छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है। शहरी सियासत भी कही जाती है अलग तरीके से चल रही है, गाँव की सियासत कुछ अलग तरीके से चल रही है। तो देर नहीं करते, मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी से। शिव डहरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। चुनावी साल है और हम रूबरू हो रहे हैं चुनावी साल में। और बता दूं डहरिया जी, अभी अपने क्षेत्र से लगातार दौरे कर पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर। डहरिया जी, अपने इलाके से आप होकर आ रहे हैं, चुनावी साल है, एक जनरल में फीडबैक जानना चाहूँगा, क्या आपको नज़र आ रहा है ग्रामीण इलाकों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद एक अलग माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं सरकार के कार्यों से। आप देख लीजिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो सभी वर्गों के लोग हैं, सर्वधर्म समभाव के रास्ते में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हम लोगों ने चुनावी वादे जो किए थे उनमें लगभग अधिकांश वादे हमारे पूरे हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ़, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई टैक्स माफ़, धान का 2500 रुपये, इस साल तो 2640 दे रहे हैं, सबके लिए यूनिवर्सल PDS, और सभी को राशन कार्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। APL वालों को भी, BPL वालों को पहले 5 किलो बीजेपी की सरकार में मिलती थी, अब लोगों को 35 किलो चावल प्रत्येक कार्ड में मिल रही है। सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्रों को, चाहे वो कृषि हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, या आप सिंचाई के क्षेत्र में देख लीजिए, या अन्य क्षेत्रों में जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के वर्क हैं, लोगों के काम है, वो सारे काम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद जो काम हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो 15 साल और 3 साल के शासन थे उसमें सबसे अच्छा कोई काम आज हो रहा है तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार। ठीक, ये उपलब्धियां आपने बताई। जब आप लोगों के बीच जाते होंगे तो बहुत सी दिक्कतें भी बताते होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आते होंगे। निश्चित रूप से अब आप देख लीजिए, गाँव में जाते हैं तो लोगों को अब उतनी दिक्कतें नहीं हैं, डेवलपमेंट के भी काम हो रहे हैं। आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैसे ही काम हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी वैसे ही काम हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के काम हो रहे हैं। नहीं, लोग क्या ऐसा शिकायत नहीं करते कि या कुछ अपनी ज्ञापन या कुछ भी नहीं देते कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा? इस तरह के काम बहुत अब कम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा होगा, आपने देखा होगा, भेंट मुलाकात, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे दिन एक विधानसभा क्षेत्र में पूरा समय देते हैं और पब्लिक के बीच में लोगों से जो सरकार की योजना है उसकी जानकारी लेते हैं। तो उसमें जो कुछ कमियां रहती है तो उसको सुधारने का काम करते हैं, और आज वो कमियां सुधर गई है और इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं हैं। आम जो छोटे छोटे काम रहते हैं, लोगों के अपने व्यक्तिगत काम रहते हैं, तो उन कामों के लिए भी लोग बोलते हैं, और जहाँ तक संभव हो सकता है उन सब कामों को किए जाने का प्रयास सरकार की तरफ से रहता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाती। नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और सभी निगमों में आप लोगों की सरकार भी है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा गया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी वहाँ पर आती है। एक बात छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा का विषय, बहुत आम बना हुआ है, बीजेपी का भी एक जो स्ट्रेटजी है या उनका आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है, शहरी इलाकों में बीजेपी। तो क्या इसे आप चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न इनके पास कोई नेता है। ये इनके जितने नेता थे सब नाकाम रहे, सारे को बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी सब और क्षेत्रों में जो इनके लीडर थे, सारे लीडरों को बदल के अब नए नए प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है न विजन। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद नगरीय क्षेत्रों में जो काम हुआ है वो इनके 15 साल में जो नहीं हुआ, हम लगभग 4 साल के कार्यकाल में उन कामों को किए हैं। जब मैं आया पहली बार, जब मैं मीटिंग लिया तो उस समय मुझे जानकारी मिली कि हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारियों को 9-9 महीने तक, 8-8, 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलता था। मैंने कहा ऐसा तो किसी जगह होना नहीं चाहिए, और हमने उनको सुधारा। मैंने कहा कि अधिकारियों को, ये मैं आप लोगों को 1 महीने का समय देता हूँ, और आज मैं अपना वेतन बंद कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने अपना वेतन
नहीं लिया, उनको बोला कि मैं अपना वेतन नहीं लूँगा जब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। दूसरे महीने में कुछ सुधार हुआ, तीसरे महीने में मैंने कहा कि माननीय सेक्रेटरी महोदय अब आपका भी तनख्वाह बंद, जब तक हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगा, रेगुलर नहीं होगा, आपको भी नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक महीने के 7 तारीख को कर्मचारियों को वेतन मिलता है। छोटे छोटे कर्मचारी जो सफाई कर्मी थे, इनको अगर 8-8, 9-9 महीने जो मूलभूत सुविधा है वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में सरकार काम करेगी। तो उसमें क्या क्या सुधार करना पड़ेगा, जैसे हमारी सफाई की व्यवस्था है, सफाई है, सड़क, पानी, बिजली, ये हमारी मूल समस्याएं हैं और ये मूलभूत सुविधा लोगों को गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में काम करें। सफाई को लेके भी जो रैंकिंग मिली उसमें भी आपने कहा कि नहीं भेदभाव करते हैं, केंद्र निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि लगातार हम पूरे 3 साल पूरे देश में स्वच्छता के मामले में पहले नंबर में आए हैं। इस साल जो हमको पूरे देश में दूसरा स्थान मिला, लगातार हम 3 साल तक पहले स्थान पर रहे। तो हम लोगों ने कुछ काम किया होगा तभी तो हमको पुरस्कार मिला। रेटिंग का काम और सर्वे का काम केंद्र की गवर्नमेंट करती है, लेकिन हम पूरे देश में पहले नंबर में आए तो हमने कुछ काम किया इस दिशा में, तभी तो हमको पहले पुरस्कार मिला। दूसरे साल इस साल मध्य प्रदेश को पहले स्थान मिला, छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला पूरे देश में। तो इसमें जो हमारे मापदंड हैं उन मापदंडों में वो उनका मापदंड कम था, उनकी जो बीजेपी का यही आरोप है। लेकिन ये इसीलिए हमने कहा कि भाई हम उनसे मापदंड में आगे हैं। सर्वे में हम आगे थे, 1 सप्ताह पहले तक हम पहले नंबर में थे और जब पुरस्कार बटा तो हमारा दूसरा नंबर हो गया। बीजेपी यही बोलती है कि जब पुरस्कार मिलता है तब आप लोग भेदभाव का आरोप नहीं लगाते, लेकिन जब पीछे रह जाते तो बोलते भेदभाव हो रहा है। निश्चित रूप से जब आकलन होता है तो आकलन जब होता है तभी पता चलता है कि वास्तव में किस तरह का काम उन लोगों ने किया है। तभी तो हम कहते हैं पूरे ओडीएफ में, पूरे देश में हम ओडीएफ प्लस में पूरे देश में हम आज भी पहले नंबर में हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में अच्छा काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसी प्रधानमंत्री आवास के सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का पहला पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। आप थोड़ा पब्लिक को ये बात बताएं, एक बड़ी रैली भाजपा पीएम आवास को लेकर करती है, फिर आप बोल रहे हैं कि अवार्ड भी हमको मिला, ये पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज होती है, क्यों ऐसा है? ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही कंफ्यूज करना है। मैंने तो विधानसभा में कहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को, आप लोग आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास में दिक्कतें हो रही, लेकिन आपका प्रधानमंत्री हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र को पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने का पहले नंबर का पुरस्कार दे रहे हैं। या तो आप झूठ बोल रहे हो या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है मुझे बता दीजिए। वो 16 लाख के कुछ आंकड़े बोलते हैं, वो आंकड़ों का उनके पास कोई हिसाब नहीं है। उनके जबान में जो चीज़ आ गई वो आंकड़े वो बता देते हैं, लेकिन वो आंकड़े है क्या? आप जो वास्तविक आंकड़े हैं उसको देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में हम उन लोगों ने जितना निर्माण किया उससे ज़्यादा का निर्माण हम लोगों ने किया है। और प्रधानमंत्री आवास का जो नाम है आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास तो होना चाहिए तो उसका पैसा तो केंद्र से आना चाहिए ना। जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया जी की सरकार थी, उस समय उसमें 80-20 का रेशो होता था। 80% केंद्र की सरकार देती थी, 20% राज्य सरकार देती थी। अब उसमें मैचिंग ग्रांट केंद्र की सरकार का 50% हो गया, सरकार का 50% हो गया, और जल आवर्धन योजनाओं में तो अब 25% उनका केंद्र का हो गया, 75% हमारा हो गया। तो जब नाम आपने रखा है आपका कम से कम मैचिंग ग्रांट तो हम राज्य सरकार से ज़्यादा होना चाहिए, उनको देना चाहिए, वो नहीं दे रही है और दोष हम लोगों को लगाते हैं। सारी दिक्कत ये जो राज्यांश और केंद्रांश के आपका कहना है कि उसका रेशियो गड़बड़ है, इसलिए सारी चीज़ गड़बड़ हो रही है। निश्चित रूप से जो रेशो पहले था हमारी कांग्रेस के सरकार के समय में, रेशो 80-20 का था। 80% केंद्र की सरकार देती थी, 20% राज्य सरकार देती थी। जिस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनको 80% केंद्र से पैसा मिलता था, 20% राज्य सरकार का लगाना पड़ता था। जब हमारी सरकार आई तो केंद्रांश कम हो गया, वो 50% हो गया, 50-50 का हो गया प्रधानमंत्री आवास में। तो उनके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग इसको भी सुधारिए, जाके थोड़ा प्रधानमंत्री जी का, आपके 9 सांसद हैं, एक चिट्ठी तो लिख दे प्रधानमंत्री जी को
कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा इनके पास अभी बड़े सुर्खियों में थे आप, बैठक आपने ली थी, आपने स्ट्रीट लाइट को लेकर कई जगहों पर आपने सीएमओ को भी फटकार लगाई, अधिकारियों को भी नापा। निश्चित रूप से मैं प्रत्येक 3 महीने में पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र के जो हमारे आयुक्त हैं, नगर निगमों के, हमारे नगर पालिका के 43 सीएमओस हैं, उसके बाद 113 नगर पंचायतें हैं, उनका सबका एक नियमित हर 3 महीने में मैं बैठक लेता हूं और जितनी हमारी योजनाएं, वो योजनाएं किस तरह से चल रही है उसका फीडबैक भी लेते हैं और उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने का काम करते हैं। और जो ज़्यादा लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का एक उपक्रम है EESL, जो पूरे आदरणीय रमन सिंह जी के सरकार एग्रीमेंट करके उनको 20 साल 15 साल का ठेका एक साथ दे दिए, लेकिन वो मेंटेनेंस का जो काम होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट जो लगाए हैं उनका मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, वो तक वो नहीं कर रही है। हमारे यहाँ से जो शिकायतें होती कि 50 स्ट्रीट लाइट खराब है, अब 50 स्ट्रीट लाइट खराब है, आप 2-2 महीने तक उसको नहीं सुधारोगे तो कैसे होगा। स्ट्रीट लाइट सेम डे में सुधरना चाहिए, दूसरे दिन हो जाना चाहिए। राजधानी की मैं बात करूं, राजधानी की स्ट्रीट लाइट पे ही आ रहा था मैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत से एरिया, मैंने खुद भी वहां गया और अंधेरा पाया। तो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई कंपनी जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। कार्रवाई के लिए तो हमने कहा, आपने देखा होगा मीटिंग में हमने उनको फटकार भी लगाई, लेकिन केंद्र सरकार का एग्रीमेंट इस तरह से है कि आप उसको निकाल नहीं सकते। उनका एग्रीमेंट है कि वो इतने साल तक रहेंगे और कोई कमियां होती है तो वो हमको केंद्र से अभी लिख के आया था कि अगर आप इनका पेमेंट नहीं करेंगे, जो काम किया नहीं हम उसका पेमेंट कैसे करेंगे। हमारा मेंटेनेंस उन्होंने किया नहीं, स्ट्रीट लाइट लगाने का, उनको मेंटेनेंस करने का ठेकेदारी उन्होंने ही लिया है, और अगर वो स्ट्रीट लाइट नहीं बदल रहा है, मेंटेनेंस नहीं कर रहा है तो उसको कैसे पेमेंट करे। तो वो कहता है कि इतना हम जो ठेका दिए हैं, काम हो या मत हो, उतना पैसा हम 15वें वित्त आयोग से काट लेंगे। तो ये तो चोरी और सीना चोरी हो गया। तो आपका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिक्कत वाला है और आप चाहकर भी उस कंपनी का कुछ नहीं कर पा रहे। केंद्र सरकार को हमने लिखा है इसको बदलना चाहिए और इनकी कमियां उसको सुधार किया जाए, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, ना कुछ कार्रवाई करते हैं। इसका कोई नुकसान हम नहीं होने दे रहे हैं। अब हमने कहा कि हमारे जितने नगरीय निकाय है उसका मेंटेनेंस स्ट्रीट लाइटों का हम करेंगे, जहां जहां जरूरतें हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट हम लगाएंगे। आपकी कंपनी कुछ नहीं कर रही तो हम, डहरिया जी, सवाल हमारी है उसको हम ठीक करेंगे। कि क्या इसमें थोड़ा लेट नहीं हो गया कि अब चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अब आप तय कर रहे हैं कि अब हम जिम्मेदारी अलग तरीके से मेंटेन करेंगे? नहीं, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। हम हमारे यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नगरीय निकायों में इनके जो काम नहीं कर पाते तो उन कामों को भी हमारी सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और हमारा निदान 1100 है, जिसमें कोई भी किसी भी निकाय का, किसी भी वार्ड का कोई शिकायत हो उसमें करे तो 24 आवर्स के अंदर उनका निराकरण किया जाता है। ये सारे सिस्टम हैं समस्याओं के निराकरण के लिए। हमारा हेल्प डेस्क हर निकायों में है। और जो नक्शे पास होते हैं 5000 स्क्वायर फीट तक हमारे नगरीय निकायों में ऑनलाइन नक्शा पास होता है। उसमें आप जो आर्किटेक्ट हैं वो पूरा कागज जमा कर दे, 1 रुपया में हम 5000 तो मैं ये जानना चाहते कि स्ट्रीट लाइट की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि दिखता छोटी समस्या पर आम लोगों से सीधी जुड़ी है, कब तक इस समस्या का हल आपको लगता है? नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी भी जगह में कोई समस्या नहीं है स्ट्रीट लाइट का। अब स्ट्रीट लाइट कोई फ्यूज हो गया तो उसको बदलना ही पड़ता है, या पर वो बदला नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? जिन जगहों पे EESL का ठेका है उन जगहों में कुछ जगह ये दिक्कतें थी, अब हमने उसको सुधार लिया है और अब कोई लाइट खराब होता है तो उसको तुरंत सुधारा जाता है। ठीक है, शहरी इलाकों में आपने स्ट्रीट लाइट की ये बात की। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है, विधानसभा में भी आप लोगों की काफ़ी नोकझोंक हुई आरक्षण को लेकर। वो आपका और चंद्राकर जी का प्रेम सभी को दिखा वहाँ पर। देखिए, ये आरक्षण का जो समस्या है, मुद्दा जो है पैदा करने का काम 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय रमन सिंह जी की सरकार ने, सब कुछ अच्छा चल रहा था, राज्य में कहीं इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जब राज्य बना उस समय अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो थी उसके आधार पे और अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है उसके आधार पे आरक्षण
चाहिए था, लेकिन रमन सिंह जी ने उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया और उन्होंने नया आरक्षण नीति ला दिया। नया आरक्षण नीति को आपने देखा होगा कि इतने साल वो चलाए, अनुसूचित जाति का 16% से घटाकर 12% आरक्षण कर दिया और जिस तरह से वो नीतियां बनाए उससे पूरे प्रदेश के लोग नाखुश थे और हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने रमन सिंह की नीति को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो आरक्षण विधेयक जो बनाया था, जो नीति लागू की थी, वो अवैध है, ये नहीं चलेगा। ये कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। अब हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो हमारे पास भाजपा वही बोलती कि आप ही लोगों ने इसे निरस्त करवा दिया, अपने ही लोगों से लगवा के। देखिए, आपने जो नीति बनाया था वो नीति ही खराब थी, उसको कोर्ट में चैलेंज किया तो वो तो न्यायाधीश हमारे पीठ ने तय किया। आप क्या कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो कि आपने गलत न्याय दिया है? प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी जो है ये क्या चैलेंज कर रही है कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो गलत है? प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं हो जा रही है ये जो अभी चल रही है, इसका नुकसान लोगों को हो देखिए, इसका नुकसान करने के लिए जो काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि आपने राज्यपाल ने ही, जो हमारे राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था कि ये विधेयक आपने पारित करिए, विधेयक पारित करिए। इसलिए वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ राज्यपाल जी ने कहा, उस समय मैं भी उपस्थित था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने कहा कि आप विशेष सत्र लाइए और ये विधेयक पारित करिए। मैं 2 घंटे के अंदर उस विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी, अपनी सहमति दूंगी, ऐसा राज्यपाल जी ने मेरे सामने ही कहा था। मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, गवाह हूँ। लेकिन जब विधेयक पारित हुआ, विधेयक पारित होने के बाद हम 5 मंत्री माननीय राज्यपाल जी के पास गए थे, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण साथ में गए थे, आदरणीय चौबे जी, अकबर जी, कवासी जी, अमरजीत और हम सब गए थे और राज्यपाल जी को दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो करना ही चाहती हूँ, चूँकि हमारा विधि अधिकारी अभी चला गया है तो मैं इस पर कल सुबह दस्तखत करके भेज दूंगी। लेकिन वो आज कितने महीने से लंबित है, उसके नाम से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये विधेयक लंबित है। आरक्षण का जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली संस्था है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव नजदीक है, आपको, आपने जो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, चाहे शहर की या गांव में आपकी सरकार की, लेकिन क्या ये मुद्दे चुनाव के समय गूंजेंगे? क्योंकि आजकल तो कुछ और ही मुद्दे चल रहे हैं, कभी धर्मांतरण की चर्चा होने लगती है, कभी कुछ और होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है। ये जनता की समस्याओं को अभी 4 साल तक एक भी दिन उठाए हो तो मुझे बता दीजिए। जनता के समस्याओं के लिए कहीं किसी सड़क में गए हों या किसी जनता के घर गए हों तो 4 साल बता दीजिए। अब चुनाव आ रहा है तो जिस तरह से बरसात में मेंढक निकल के आता है, उसी तरह चुनाव नज़दीक है तो इस तरह से कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा और हमारे राज्य में जो उपचुनाव होगा उसको देखा होगा। नगरीय निकाय चुनाव में आप देखे होंगे 14 के 14 नगर निगम हैं, उसमें हमारा कांग्रेस का कब्जा है। हमारे 43 नगर पालिकाएँ हैं, 113 नगर पंचायतें हैं, उन सब जगहों पे हम जीत के आए हैं। पहले भी चुनाव हुआ, फिर बाद में सेकंड फेज में नगर निकाय के दो अलग अलग समय में चुनाव हुए। इन सब जगहों में ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि काम नहीं करेंगे जो बीजेपी इस वक्त उठा रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल क्या किया है बता दीजिए। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं था। उनके समय में जो बड़े बड़े घोटाले हुए आज भी जनता को याद है। कुनकुरी का चावल घोटाला, मुआ का धान घोटाला, नान घोटाला, खदान घोटाला, अंतागढ़ टेप कांड घोटाला और कितने ऐसे, आप मैं नाम लेते रहूंगा तो सुबह हो जाएगा। इतने घोटाले 2018 में फंड कंपनी का घोटाला जिसमें रमन सिंह जी के बेटे और 2018 में जाते थे। बहुत सारे आप लोगों के पास आरोप थे, 15 साल बीजेपी ने क्या कमियां की, क्या क्या नहीं किया, ये बहुत सारी चीजें आप लोग बताओ और एक बम्पर बहुमत, बड़ा बहुमत मिला आप लोगों को। लेकिन अब 2023 में आप सत्ता में हैं, क्या आप लोग बताएंगे वहां पर क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या आपको लगता है कि फिगर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? पिछली बार वो 15 साल सत्ता में थे, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती थोड़ी। जनता कांग्रेस पे विश्वास कर रही है, इसीलिए तो हम जो 5 बाई इलेक्शन हुए, 5 बाई इलेक्शन हम जीते।
नगर पंचायतों का चुनाव हम जीते, नगर पालिकाओं में हम चुनाव जीते, नगर निगमों में चुनाव जीते, और ग्राम पंचायतों में भी जो चुनाव हुआ उसमें ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, जिला पंचायतों में हमको पूर्ण बहुमत मिला। और आज भी जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। आज किसानों का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए कहा था हम किसानों को धान का 2100 समर्थन मूल्य देंगे, उन्होंने नहीं दिया। 300 रुपये बोनस देने की बात कही, उन्होंने नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हम लोग दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन कांग्रेस के समय में जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं। जनता इस बात को अब समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। आप देख लीजिए उनके पार्टी में ही सिर्फ फटोवल की स्थिति है, जो उसके बड़े नेता है कोई एक मत नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं। शायद बिल्कुल बहुत सारे नए चेहरों को दे दिया जाए, ऐसी चर्चा है। अब देखिए जिस तरह से चर्चाएं होती, यहाँ के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उन्होंने खुद कहा कि अधिकांश टिकट हमको काटना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि जो अभी 14 विधायक है उसमें किसी को टिकट मिलने वाला नहीं है। पर ये चर्चा तो आप लोगों के यहाँ भी है कि बहुत सी टिकट कटेंगे। देखिए ये तो चुनाव के समय तय होता है परफॉर्मेंस के आधार पे, और कहाँ कुछ दिक्कतें हैं तो वो टिकट तो जहाँ जरूरत रहती है सभी पार्टियां काटती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार में जो अच्छा काम हो रहा है उसका लाभ हमारे जो वर्तमान विधायक उनको भी मिलेगा, या जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे उसको स्पष्ट मिलेगा। अभी तो हम 71 है, आने वाले समय में 75 से कम हमारी सीटें नहीं आएगी। तो 75 का नारा आप दे रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 75, कम से कम 75 आएगी। हमारा टारगेट तो पूरा 90 पे 90 है। अच्छा, लेकिन कम से कम अभी 71 है, तो आने वाले समय में कम से कम 75 सीटें हमारी कंफर्म हैं, लेकिन हमारी उन सीटों में भी वृद्धि होगी। 2-3 काम ऐसे बोलूं, बहुत कम समय चुनाव में बचा है शहरी इलाकों में, क्योंकि शहरी मंत्री भी आप हैं और शहरों में माना जाता है कांग्रेस को और बेहतर करने की जरूरत है, तो क्या काम आपके विजन में है, क्या लिस्ट में है? देखिए शहर में जो काम होते हैं वो जो मूलभूत काम होते हैं वो पहला काम होता है। आपने देखा होगा सड़क के मामले में, सफाई के मामले में, पानी के मामले में बीजेपी के समय में डोर टू डोर कलेक्शन होता नहीं था। हमारे समय में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होते हैं। नहीं, और क्या कुछ दिमाग में है कि अभी चुनाव भी है तो देखिए हमारे यहाँ शहरों में आपने देखा होगा मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारे यहाँ चलती है, मोबाइल MMU, जिसमें बस में ही पूरा हॉस्पिटल्स रहते हैं। स्लम एरिया में हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, उन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती, हम उनको फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा MBBS डॉक्टर रहता है, फार्मासिस्ट रहता है, नर्सेस रहते हैं और फार्मेकोलॉजिस्ट भी रहता है, दवाइयाँ भी देते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। 40 से अधिक प्रकार के ब्लड टेस्ट करते हैं, तुरंत करके देते हैं, फ्री में देते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो उनको दवाई देते हैं, हम स्थल पे जाके उनको इलाज किया जाता है। उसी तरह महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक हमने किया है, जिसमें सारे स्टाफ MBBS डॉक्टर्स लेके जितने स्टाफ होते हैं वो महिलाएं रहती है। वो स्लम एरिया में जाकर महिलाओं का इलाज करते हैं और मुफ्त में इलाज करते हैं। आपने देखा होगा धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स हम लोगों ने खोला है पूरे नगर निकाय में। पहले हमने उसका टेस्ट किया कि यहाँ पहले करते हैं तो अच्छा उसका रिजल्ट मिला। पूरे हमारे प्रदेश के सभी 169 नगर निकाय में उसको हम लोगों ने प्रारंभ किया। लोगों को 70% कम दर पर ब्रांडेड कंपनियां की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो रही है। उसमें गांव के लोग भी यहाँ के खरीदते हैं। सरकार की तरफ से भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो हॉस्पिटल्स है वो भी खरीदते हैं, लोग खरीद के ले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी सुविधा मिली। दूसरा हमारे शहरी क्षेत्रों में मितान योजना चल रहा है, आपने देखा होगा। मितान का मतलब है सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो घर पहुंच सुविधा हम दे रहे हैं। मितान हमारा आता है, जो भी सर्टिफिकेट बनाने का रहता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड है, आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नवीनीकरण का काम है, ये सब काम हमारा मितान जाकर लोगों घर से उनका प्रमाण कागज इकट्ठा करके उनको प्रमाण पत्र देते हैं। बहुत सारी नगरीय निकायों में एक तरह से योजनाएं जो है वो बड़ी अच्छी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसका लाभ हमको मिला भी। आपने देखा होगा कि नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए तो हम लोगों ने 85% से ज़्यादा
नगर निकाय की सीटें जीत के आए हैं, हमारे पार्षद जीत के आए हैं, हमारे महापौर जीत के आए हैं। पहली बार ऐसा है हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य आरोप में। लगाती रही कि महापौर वाला प्रत्यक्ष वाला आप लोगों ने हटा दिया, नहीं तो वो जीतते। अब आरोप लगाने क्या है, हारने वाला कुछ भी आरोप लगा रहा है तो हारने वाले के आरोप पे क्या आप संज्ञान ले सकते हैं? अगर हारने के बाद तो आरोप ही लगाने के अलावा दूसरा कोई काम उनके पास रहता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करके, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें आपने बताई है। चुनावी साल है तो क्या रणनीति है, और क्योंकि शहरी मंत्री आप हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं और बहुत सी योजनाएं भी आपने बताई और बहुत सी चीज़ें जो करनी है वो भी, उसका भी जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी थे, बात बेबाक में बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। चुनावी साल है, क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, किस तरीके से विपक्ष का जवाब दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो उम्मीद है ये साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। बात विभाग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।